अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से अपने शासन व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने की कोशिश करते हैं। या मेरा मतलब कहने का है कि जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो आजकल प्रचलित जो उनके तीनों अंग होते हैं, 3 अंग से मेरा मतलब है तीनों उनके इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो तीनों ही अंग मिलकर कुल मिला के पूरी व्यवस्था को संचालित करते हैं। अब इस प्रक्रिया में पूरी व्यवस्था सही से चले अर्थात जन कल्याण हो, इसके लिए न्याय की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए मित्र, नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आज हम जो कंसर्निंग हमारा जो टॉपिक है वो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं जुडिशियल रिव्यू है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, एक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या है। अब यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं आपको कुछ बात करता हूँ। देखिए, आज की कक्षा अपनी इस चर्चा के बाद हम कैपेबल हो जाएंगे कुछ मेंस में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में और प्रीलिम्स में जो तथ्य आते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जब जुडिशियल रिव्यू की बात आती है तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जुडिशियल रिव्यू किसी भी देश के या विश्व के प्रमुख संविधानों में स्पष्ट रूप से किसी भी प्रावधान में नहीं है, या आप कह सकते हो कि स्पष्टतः इसे संविधानों में शामिल नहीं किया गया है। संविधानों में शामिल नहीं किया गया है। तो फिर सवाल आता है कि सर फिर इसका विकास कैसे हुआ। देखिए, इस हर चीज के विकास के पीछे, जैसा बुद्धिज्म कहता है ना कि कारण कार्य संबंध, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। ठीक इसी तरह इसकी उत्पत्ति भी कुछ खास कारणों से हुई है। अभी मैं फैक्ट पर नहीं जा रहा हूं, ध्यान दें। उन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। दूसरा बिंदु आप यह लिख लो कि जब इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं पर नहीं है तो इसका विकास जो है धीरे धीरे हुआ। इसका विकास धीरे धीरे होता है। अब इन दो बिंदुओं को आप अपने जहन में गांठ बांध लीजिए। धीरे धीरे मतलब दैट टॉपिक, और कह सकते हो द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज डेवलप्ड डे बाय डे और ऑन इट ऑन। ये अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सर्कमस्टेंसेस ये धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई संविधान सभा बैठती है या किसी एक वर्डिक्ट के बाद इसे तुरंत स्थापित कर दिया गया। हाँ, अमेरिकी संविधान इसमें थोड़ा बहुत अपवाद है कि वहां जब इसे शामिल किया गया तो वहां बिल ऑफ राइट्स में कुछ शब्द डाले गए जिनसे इसका जन्म होता हमें नजर आता है, पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। तो आप कहेंगे सर सच्चाई क्या है। देखिए, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इस स्वतः विकास के पीछे कुछ कारण होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान दें कि ऐसी स्थिति में ये दो बिंदु आपने ढूंढ के निकाले, तो इसके विकास के क्या कारण हो सकते हैं। इस जुडिशियल रिव्यू नाम का जो कंसेप्ट है, इसके विकास के कुछ मुख्य कारण हैं कि जैसे विश्व में कठोर संविधानों का प्रचलन। तो कठोर संविधान है, इसका मतलब उनके कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिन्हें सरलता से नहीं बदला जाए। अब इसके पीछे भी कोई लॉजिक रहा होगा कि सरलता से क्यों नहीं बदला जाए। अरे भाई, कहीं ना कहीं वो संघीय व्यवस्थाओं के प्रचलन से, अर्थात संघीय व्यवस्थाएं जहां पाई जाती हैं उस संघीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, बोलो सर फिर से एक टेक्निकल टर्म बेटा, जहां फेडरलिस्टिक सिस्टम होता है, फेडरलिस्टिक का मतलब समझिए, जहां दो या दो से अधिक इकाइयां इसमें शामिल होती हैं, अर्थात जहां दो से अधिक यूनिट्स मिलके एक कोई समूह बनाती हैं, चाहे वो समझौते से बनाए या चाहे वो डेलीगेशन ऑफ पावर से बनाए या फिर डेलीगेशन ऑफ वर्क के लिए बनाए, किसी भी तरह शक्तियों के प्रत्यायोजन से बनाए या फिर किसी एग्रीमेंट के तहत बनाए, पर वो जुड़ने के लिए सहमत हो गई है, इसे संघ कहते हैं। तो संघीय व्यवस्था जब सही से रहती है जब दोनों के मध्य स्पष्ट रूप से शक्ति पृथक्करण भी रहता है। शक्ति पृथक्करण अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण। ये शक्ति पृथक्करण ही वो बिंदु है, वो पॉइंट है जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य भाई साहब आपके ये अधिकार हैं और केंद्र भाई साहब आपके ये अधिकार हैं। पहली बात, ठीक है। तो शक्ति पृथक्करण, उसके साथ साथ संघीय व्यवस्थाएं और इन सबको बनाए रखने के लिए जो कठोर संविधानों का प्रचलन आधुनिक दौर में होने लगा, ये तीन मेजर कारणों की वजह से ये चीज निकल के आई। किसका विकास होता है, आप देखिए धीरे धीरे इस कंसेप्ट का विकास होगा कि भाई ये सुनिश्चित है कि नहीं। इसको इंश्योर करने के लिए वहां की न्यायपालिका ने एक नए चाल चलन का विकास किया और इसी को कहते हैं उसके रिव्यू करने की शक्ति। अब दूसरा प्रश्न जो आता है आपके जहन, वो ये आता है कि सर रिव्यू करेगा किसका, रिव्यू किसका करेगा। तो यहां पे सीधा सरल भाषा में समझ लीजिए कि इसका अर्थ को मैं परिभाषाओं से बोझिल नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता देता हूं। न्यायपालिका
वास्तव में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून की और कार्यपालिकाओं के द्वारा लागू किए जाने वाले कानून की। अब यहाँ छोटी सी चीज, चूंकि आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, स्टूडेंट तो नहीं कह सकते, यू आर जस्ट एस्पायरेंट ऑफ सिविल सर्विस, तो आप ये समझिए कि कानून बनाने वाला निकाय के अलावा कार्यपालिका भी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कानून बनाती है। कैसे बनाती है भाई? वो डेलिबरेटिव कानून लॉज जो होते हैं, प्रत्यायोजित विधान, ये सरल भाषा में कहें तो व्यवस्था को लागू करते वक्त जो नियम और उपनियम और विनियम बनाए जाते हैं, अर्थात जो आदेश दिए जाते हैं, कुल मिला के शासन, जो शासन चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाता है, जो आदेश देता है, उन नियमों और आदेशों के बनते वक्त और उनको लागू होते वक्त, ध्यान दें, उनको बनते वक्त और उनको लागू होते वक्त वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, या फिर उन्होंने कोई कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया है, वायलेशन किया है, कहीं ना कहीं संविधान का अतिक्रमण किया है, या फिर अपने कानून बनाने की उनकी जो क्षमता है, उनकी जो सीमा है, उनका दायरा या उनकी जो लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस का उल्लंघन तो नहीं किया है। जैसे जैसे केंद्र ने उल्लंघन कर दिया, राज्य की शक्ति के बीच में दखल डाल दी, तो भाई संघीय व्यवस्था पर चोट आएगी। ठीक है, ऐसे ही राज्य ने यदि केंद्र के पाले में दखल डाल दिया तो संघीय व्यवस्था टूटेगी। ऐसी इसी तरह की चीजों को सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात विधि के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक का रिव्यू करता है न्यायपालिका। इसी शक्ति को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब आशा करता हूं ये अर्थ तो आपके इतिहास से ही आपको समझ में आया होगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या बला होती है। अब इस जुडिशियल रिव्यू को हम क्यों पढ़ें, इसका जवाब आपको मिलता है इन सवालों से। देखिए, इस टॉपिक के साथ साथ कुछ सवाल सिविल सर्विस में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं मेंस के पेपर में, जीएस पेपर में, और पीएससी में जो एग्जाम होता है उनमें भी ये सवाल आते हैं। जैसे राजस्थान का मैं उदाहरण दूं तो यहाँ पे 50 शब्दों का या 100 शब्द का बड़ा जो सवाल होता है, वहां पे इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, जैसे सवाल क्या हो सकता है, भारत में न्यायपालिका की स्थिति ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है। बोलो सर, अभी तक जो आपने पढ़ाया था, अभी तक जो पढ़ाया है, ये तो केवल इतिहास है, और इतिहास भी पूरा नहीं है। अभी आपने सिर्फ बताया कि ये क्यों उत्पन्न हुआ, इससे तो ये सवाल क्लियर नहीं हो रहा। जब पूरा समझ लेंगे तो आप ये समझने में स्पष्ट कर, ये आप बताने में सक्षम हो जाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में कैसी रिव्यू चलती है और हमारे यहाँ कैसी है। अर्थात ये प्रश्न मांग करता है कि यू नो इनसाइड आउट अबाउट यूके, यूएस और इंडियन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को तीनों अंदाज में समझ गए तो इस सवाल का जवाब आसानी से दे दोगे। दूसरा सवाल क्या मांग कर रहा है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना की एक अतिरिक्त विधि निर्माता। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी कल्पना कैसे रूप में, एक मतलब एक सुपीरियर या थर्ड, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि सुपीरियर लेजिस्लेटिव पोल नहीं कह सकते इसे, इसकी कल्पना एक अतिरिक्त विधि निर्माता के रूप में नहीं, अपितु एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में की गई है जो बनी बनाई कानून, अभिव्यक्त कानून का मतलब है जो ऑलरेडी जिस निकाय की ड्यूटी थी बनाने की, उसने जो बना दी, एग्जिस्टिंग लॉज, अर्थात जो अभिव्यक्त कानून की केवल क्या करता है, रक्षा करता है। तो ऐसा सवाल ये मांग कर रहा है कि आप इस जुडिशियल रिव्यू को समझाइए, ये बताइए कि इसकी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कोई नया कानून नहीं बनता और इसके अंतर्गत कोई नई आदेश न्यायपालिका जारी नहीं कर सकता, उसकी एक सीमा है। ये क्वेश्चन मांग कर रहा है कि जुडिशियल रिव्यू को सीमित रहते हुए आप समझाइए कि ये कानून बनाने की शक्ति नहीं है, बल्कि बने बनाए कानूनों की केवल उसकी लिमिट में रहने की समीक्षा करता है। तीसरा सवाल, किसी विधि की संवैधानिकता पर, यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। लो, किसी विधि की संवैधानिकता पर निर्भर रहते हुए न्यायालय को विधि की बुद्धिमानी और अबुद्धिमानी, अर्थात कोई लॉ जो है, कोई कानून जो है, वो सही है या गलत है, या फिर न्यायपूर्ण है और अन्यायपूर्णता है, इसके चक्कर में ये नहीं पड़ता, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। इट मीन्स द क्वेश्चन वांट टू से कि जो ये जुडिशियल रिव्यू है, इसका मतलब औचित्य का परीक्षण से नहीं है। ध्यान दें, ये आपको स्पष्ट करना है। तो उदाहरण सहित आप स्पष्ट करवाओगे यदि उसे अच्छे से समझ गए इनसाइड आउट, कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये जानना नहीं है कि अमुक कानून या कृषि कानून जो बने वो सही है कि नहीं है, चलो न्यायालय इस पर सुनवाई करे, नहीं कर सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की अपनी एक सीमा है भारतीय संदर्भ में। तो फिर सवाल उठता है कि अमेरिका संदर्भ क्या रहा, इसका मूल संदर्भ क्या रहा। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल करने में सफल हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो मैं इतिहास की बात कर रहा था, और इतिहास में इसकी जब बात करते हैं तो एक तारीख हमारे सामने आती है जिसका संबंध है 1803 से। 1803 में यूएसए में एक केस आता है, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट, कहां पे, यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय के सामने केस आया।
और यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय में वो केस आता है एक बेंच के सामने। बेंच थी 6 सदस्यीय बेंच थी। इस 6 सदस्यीय जो बेंच थी इसमें मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ध्यान दें ये फैक्ट जो है आपके प्रीलिम्स में काम आता है, लगभग हर जगह पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू का फादर कौन है या किस देश में इसका जन्म हुआ। यूएसए में जन्म होता है और जॉन मार्शल को इसका पिता कहते हैं। इस बेंच के सामने एक केस आया और केस क्या था? मेडिसिन बनाम मारबरी। ये लीजिए, ये केस का नाम था मेडिसिन बनाम मारबरी केस। इस केस में फैसला दिया इन्होंने, और क्या फैसला दिया? जॉन मार्शल ने अंतिम फैसला पढ़ते हुए कहा कि न्यायालय या न्यायपालिका की जो कैपेसिटी है वो विद इन द लिमिटेशंस ऑफ लेजिस्लेशन है। अर्थात न्यायालय के पास एक पावर है जो उसकी परिधि की परख कर सकता है। किसकी परिधि की? कि सरकार जो आदेश से कुछ भी कर रही है, क्या उसने वो कानून की मांग और कानून की सीमा के बाहर तो नहीं किया है, इस तरह का। लेकिन यहां इस फैसले में एक बारीक सा एंगल निकल के आता है जो अन्य देशों से भिन्न हो गया। और वो एंगल क्या था? वो एंगल ये था कि यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया उस शब्द ने बड़ा ही तूफान मचा दिया। मित्रों, इसी जुडिशियल रिव्यू को जब हम जापान में पढ़ते हैं, जब हम यूएसए में पढ़ते हैं, इंडिया और यूके की तुलना करते हैं, तब ये चीज निकल कर आएगी। तो एक फैक्ट आपके सामने ये हो गया। चलिए, इस केस के साथ साथ अब हुआ क्या, अब बात करते हैं भारत में कि भारत और अमेरिका में इसका दोनों का अर्थ क्या है, इसको देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं इस जुडिशियल रिव्यू के अर्थ की। अर्थ को चलो मैं दो भागों में बांट लेता हूं। कहां पे? एक तरफ तो देख लेते हैं यूएसए, बिकॉज आई वुड लाइक टू क्लियर इनसाइड आउट दिस टॉपिक, नॉट टॉपिक, दिस एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है बहुत बड़ी, इसीलिए मैं इसको बहुत विस्तार से आपको थोड़ा सा पॉइंट में बांट लेता हूं। भारत में और यूएसए में किस अर्थ में लिया जाता है, जरा समझिए। देखिए, भारत में तो इसको लिया जाता है सीमित अर्थ, इसका सीमित अर्थ है। वहीं अमेरिका में असीमित अर्थ है, असीमित अर्थ में। अर्थात वहां की न्यायपालिका के पास जो ये शक्ति है ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्यों होगी? कौन सा ऐसा कारक था जिसने उनकी पावर को एब्सोल्यूट पावर बना दिया? ये बात भी यहाँ पे चर्चा का विषय है और यहाँ पे चर्चा करेंगे इसकी। देखिए, भारत में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो और उनके वहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है दोनों ही अलग हैं। भारत में जो शब्द है वो है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। और अमेरिका में ये शब्द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के साथ साथ एक और शब्द है जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों शब्दों को बहुत महत्वपूर्ण है, इनको समझेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अर्थात विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की प्रक्रिया। यह है विधि की प्रक्रिया, यहां पे विधि की प्रक्रिया, और यह है विधि के द्वारा स्थापित, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। हिंदी में लिख देता हूं, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बस इन दो शब्दों को यदि आप समझ गए तो समझिए कि सब कुछ क्लियर हो गया आपका। और कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं है तो गहरे जो सवाल आते हैं, एनालिटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, इवन दो कि प्रीलिम्स में भी आप उनमें चकरा जाते हैं। तो थोड़ा सा समझिए दोनों चीज क्या है, जरा सरल भाषा में। अब इस को अगर आप समझ गए तो वो जो सवाल था कि भारत की जुडिशियल रिव्यू यूके और यूएस के बीच का रास्ता बनाते हुए चलती, इसको आप आसानी से फॉर्मेट कर पाएंगे 20 शब्दों में, 50 शब्द या 100 शब्दों में। जरा समझिए इसका मतलब क्या होता है। यहाँ असीमित अर्थ इसका किस अर्थ में हो गया है, कैसे? क्योंकि वहां पे ये जो शब्द है ना, देखो वहां एक कंसेप्ट है, वहां पे बिल ऑफ राइट्स जो स्वीकार किया गया है उसमें दो शब्दों को स्वीकार किया गया, एक पुलिस राज्य और दूसरा कल्याणकारी राज्य। और अब जब पुलिस राज्य और कल्याणकारी राज्य को सुनिश्चित करने की बात आती है तो कल्याण तो असीमित है भैया, हो सकता है वो कानून में परिभाषित होने से रह गया हो, तो फिर क्या करेगा? न्यायपालिका प्राकृतिक कानूनों को देखेगा, अर्थात न्याय की आत्मा या न्याय की मांग।
तो इसका जो जुडिशियल रिव्यू है ये प्राकृतिक कानूनों के आधार पर परख करता है। अब प्राकृतिक कानून तो एब्सोल्यूट होते हैं, है कि नहीं है? भारतीय कानून एब्सोल्यूट नहीं है। भारत में अधिकारों का कंसेप्ट भी क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। यहां जो सीधा सीधा शब्द संविधान में या विधि में परिभाषित कर दिया, बस उसके आधार पर। अर्थात अब और सरल भाषा में समझिए, अगर एक मामला जुडिशियल रिव्यू का ये अमेरिकी कोर्ट में चल रहा है और इधर इंडियन कोर्ट में चल रहा है, तो भैया अमेरिकी कोर्ट के न्यायाधीश बहुत ज्यादा स्वतंत्र और खुले होते हैं इस पर विश्लेषण करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, क्योंकि वो किसी मामले को कानून की सीमाओं से बाहर जाकर भी व्याख्यायित कर सकते हैं कि भैया मैंने ये फैसला इसलिए दिया कि आप न्याय की आत्मा का उल्लंघन कर रहे थे। प्राकृतिक न्याय के साथ चलता है। समझ में आया? दूसरी तरफ भारत में न्यायपालिका अपनी आंखों पर पट्टी बांधे होती है। वो कहती है मैं कुछ नहीं जानता, बस सबूत और गवाह ले आओ। अर्थात अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर कि जो लिखा है वो अगर आपने तोड़ा तो आप दोषी हो, नहीं तो नहीं। सच में आप दोषी हैं कि नहीं उसे कोई लेना देना नहीं। वो किसकी रक्षा करता है? भारतीय कानून, भारतीय न्यायपालिका कानूनों के प्रोविजंस की रक्षा कर रहा है और वो प्राकृतिक न्याय की रक्षा कर रहा है। समझ में आया दायरा? तो उनका जुडिशियल रिव्यू बड़ा है, हमारा सीमित है। इसका कारण क्या है? चलिए, हमारा और अमेरिका का तो अब आपके समझ में आ गया। अब मैं इसको यहां रिजल्ट रूप में लिख देता हूं। ये किसके साथ चलता है? न्याय के या प्राकृतिक न्याय या प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों व न्याय के सिद्धांत के साथ चलता है, या कह सकते हो उसकी रक्षा करता है। ये बहुत बड़ी उसकी विशेषता है, जो कि बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ योर लीगल प्रोसीजर इवन दो योर लॉज, आपके कानून के लिखे बिंदुओं से बाहर जाके भी वो समीक्षा कर सकता है। समझ में आया? यहां देखिए, ये क्या करता है? विधि के द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। ये प्राकृतिक अधिकार व न्याय के सिद्धांत के साथ नहीं चलता, यह केवल कानूनी या विधिक शासन, कानूनी या विधिक शासन की आत्मा को चरितार्थ करता है। अर्थात हमारे संविधान ने जो कह दिया बस कह दिया, उसके बाहर ना तो मैं झांकूंगा ना मैं विधि बनाऊंगा, क्योंकि ये काम कहां है? इसका मतलब ये काम हमने हमारी किस पर? व्यवस्थापिका पर छोड़ा है। बोलो सर ठीक है, समझ आया कि ये यूएसए है, ये भारत है, अब यूके क्या बताइए प्रभु? तो यूके की जो स्थिति है बेटा थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट क्या है? आप जानते हैं यूके में क्या अपनाया है? यूके में संसदीय सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है? संसदीय सर्वोच्चता। यहां किसकी है? यहां न्यायिक सर्वोच्चता। इज इट क्लियर? यहां सुप्रीम कोर्ट किसकी व्याख्या करता है? सारे कानूनों की। कोई भी गलत कानून है, वहां के जो शासन ने गलत बना दिया तो उसको वो रद्द तो करता ही करता है, प्लस अच्छे के लिए परिपाटी भी बनाता है। इसका मतलब अमेरिका संविधान में वास्तव में सबसे बड़ा पोल या सबसे बड़ा लेजिस्लेचर, सुपर लेजिस्लेचर कौन कहलाता है? वहां का सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। वो चाहे तो नई परंपराएं, नई विधि बनाने का आदेश दे सकता है। हमारे यहां नहीं दे सकता, क्योंकि विधायिका ही केवल विधि बना सकती है। इज इट क्लियर? तो ये यहां पे किस सिद्धांत को अपनाया? आप सार रूप में कह सकते हो कि यहां पे किसकी सर्वोच्चता है? न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता। ठीक है। और अच्छा, जिसको समझ आ रहा है ना, वो आदमी निश्चित रूप से इस बात को प्रसारित करे, और ये आपके ये जो इधर जो बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको जरूर कर लीजिए और अपने साथी मित्रों तक भी पहुंचा दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा गलत बात को पहुंचाइए, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप समझ पा रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि इस बात को सब तक पहुंचाएं। इसलिए इसका भाई लाइक और आपकी जो जिज्ञासा है उसका कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां है कानूनी और विधिक शासन। यहां तो अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता, लेकिन यहां पे क्या चलता है? संसदीय सर्वोच्चता। देखिए बहुत सारे कंसेप्ट आपके यहीं पे क्लियर होते जा रहे हैं। संसदीय सर्वोच्चता। अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि सर भारत में संसदीय, ये तो भारत का था, सॉरी मुझे, हाँ, यूके में संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, और भारत में क्या है? ना तो संसदीय ना ही न्यायिक, यहां है संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात कानूनी सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो फिर हमने एक बड़ा ही संतुलन अपनाया है
कि जब संसद कोई बात विधि बनाती है तो जो सही या गलत है तो उसकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है, न्यायपालिका कोई वर्डिक्ट देती है और वो अगेंस्ट टू द डिमांड और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस पर फिर क्या कर सकता है, संसद पूर्ण बहुमत से नियंत्रण। तो हमने न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बीच एक बेहतर संतुलन को अपनाया है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये स्थिति भारत और यूके के संदर्भ में जो अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो। अब भारतीय जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें कानून निर्माण की क्षमता के बारे में तो पूछा ही पूछा जाता है। देखो मैं दोनों का एक बार पुनः चार्ट पर ले चलता हूं। ये चार्ट, अब इसमें सार रूप में आप क्या कह सकते हो कि भारत में न्यायिक सर्वोच्चता केवल एक काम करती है, और बात यूएसए क्या है, तो यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता दो काम करती है। कौन कौन से काम करती है, सार रूप में समझ लीजिए। भारत में ये करती है वो कानून या आप कह सकते हो विधायिका की कानून निर्माण की क्षमता, कानून निर्माण की क्षमता का परीक्षण करती है। कानून निर्माण की क्षमता से आप कह सकते हो सीमाओं, वो क्षमता, दोनों शब्द ज्यादा स्पष्ट करेंगे, क्षमता का परीक्षण करती है। और यूएसए में क्या करती है, सेम ये काम तो करता ही करता है, और उसके साथ कानून की उचित प्रक्रिया है कि नहीं इसका भी करती है। कानून निर्माण की सीमा, पहली बात कानून निर्माण की सीमाएं और क्षमता, ठीक है, जो भारत में किया जाता है। इस बिंदु का मतलब हुआ कि जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वो ऐसा कर सकती है कि नहीं, उसने जो किया है वो ठीक किया कि नहीं, इसका परीक्षण, अर्थात विधि की खुद की जांच करती है। और दूसरा जो करता है यूके में, वो यूएसए में, वो हमसे थोड़ा सा अधिक, वो क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, इसका भी वो परीक्षण करते। बोलो सर ये बड़ा टेक्निकल ट्रांसलेशन हो गया इसका, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको शब्द बताया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो इसका सरल क्या है, सरल हो सकता है कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत, अर्थात वो जो बनी गई विधि है ना, उसके प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का भी ध्यान रखती है, सिद्धांत का भी ध्यान रखती है, तब वो परीक्षण करती है कि न्याय की आत्मा के विरुद्ध ही तो नहीं चला गया। अब आप मुझे बताइए फटाफट कमेंट करके एक चीज का जवाब तो दीजिए कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन ज्यादा विस्तारित है या अमेरिका में? बोर्ड पे दिख रहा है यार, इतना सरल सा जवाब तो आपको देना ही चाहिए ना। भारत में ज्यादा विस्तारित है या फिर अमेरिका में? फटाफट से बताओ इस चीज को। चलिए अब बड़ा सवाल ये आता है, फिर अगला आता है कि भारत में इस न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में सर कहाँ कहाँ है, क्या संविधान में इसको लिखा गया है? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं नोट में लिख देता हूं। देखिए ध्यान दें इस बात का कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में कहीं नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनः अवलोकन कह लो या न्यायिक पुनरावलोकन, ये विसर्ग संधि हो जाती है, ऊपर कर रहे जब समाप्त होता है तो विसर्ग मिट जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में नहीं है डियर। तो फिर कहां कहां है? संविधान में नहीं है, लिखित रूप से नहीं है। हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित है, तो किस किस अनुच्छेद में है? फिर जिज्ञासा ये आती है। दूसरा बिंदु ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों के पास ये शक्ति है, दोनों के पास यह शक्ति है। आप कहेंगे सर कैसी आप कॉन्ट्राडिक्टिव बात बोल रहे हैं यार, एक तरफ तो कह रहे हैं शब्द नहीं है फिर शक्ति दे रहे हो। बेटा कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल इन्हें वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं। देखिए जरा समझिए, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? ये कहता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत होंगे उनको क्या हो जाएगा, वो उस सीमा तक रद्द हो जाएंगे जो मूल अधिकारों का
उल्लंघन करेंगे तो अनुच्छेद 13, मैं अब सीधे सीधा अनुच्छेद लिख देता हूं। फिर आता है आपका आर्टिकल 32 भी इस चीज को न्यायालय को अधिकार देता है कि वो समीक्षा करे कि किसी ने मूल अधिकारों को उल्लंघन तो नहीं किया है। इसके तहत वो 5 तरह की रिट जारी करता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 131, मैं यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल रूप से इनको लिख देता हूँ। फिर आता है आर्टिकल 132 भी इसी तरह का है। इसमें क्या है, संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसमें मूल क्षेत्राधिकार है, अपील का मूल क्षेत्राधिकार। इसमें इसमें आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। 132 के बाद 33, 34 है काफी सारे अनुच्छेदों में, 133, 134, 134 ए, ये सर्वोच्च न्यायालय को इसी का ताकत देते हैं। इसी तरह आपका है 135, 135 के बाद 36 है, 143 है, 136 है, 143 है, और भी कई सारे अनुच्छेद आपको संविधान में मिल जाएंगे। जैसे आपका अनुच्छेद 226 है हाई कोर्ट के संबंध में, हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देते हैं आर्टिकल 226। मैं सिर्फ उदाहरण यहाँ पे लिख रहा हूँ। 227, तो 226 में हाई कोर्ट के पास शक्ति है जुडिशियल रिव्यू की, और 13 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। फिर 227 के बाद 245 भी है, जो राज्य के कानूनों के संबंध में है। संसद एवं राज्य विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करता है कि यदि कोई राज्य का कानून और संसद दोनों ने एक विषय पर कानून बना दिया तो संसदीय कानून लागू होगा। इस मामले की भी रिव्यू करता है कोर्ट की, भाई क्या गड़बड़ है इन दोनों के बीच। 246 है, 251, 54, 246, 251, 254, तो ये बहुत सारे अनुच्छेदों में ये सारा बिखरा पड़ा है। यहाँ 372 एक और अनुच्छेद आता है जो कहता है कि यदि कोई पुराने कानून हैं तो उनकी रिव्यू कोर्ट करके उनको निरस्त कर सकता है। तो ये जस्ट मैंने क्या दिया था आपको, एग्जाम्पल दिया था। आपको एग्जाम्पल दिया था किसके बारे में, कि भैया संविधान में कहां कहां है ये बला। तो आपने देखा कि सर संविधान में थी बहुत ज्यादा जगह बिखरा पड़ा है। ये देखिए इतने सारे अनुच्छेदों में ये सब जुडिशियल रिव्यू है। तो आपने तो कहा जुडिशियल रिव्यू है ही नहीं, अरे शब्द जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट नहीं करता, पर इनके पीछे इन अनुच्छेदों में जो कर्तव्य किए गए हैं और उस पर समीक्षा कर सकता है कोर्ट। तो ये ही वो अनुच्छेद हैं जो इसको ये ताकत देते हैं। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं भारत में इसका महत्व क्या है, एक और बड़ा। जब आप मेंस की तरफ बढ़ोगे, प्रीलिम्स तो यहां तक हो जाएगा आपका क्लियर, और अब आता है भारत में जुडिशियल रिव्यू का महत्व। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का महत्व, न्यायिक पुनः अवलोकन या न्यायिक पुनर्वलोकन, अवलोकन का महत्व। ठीक है, अब न्यायिक पुनर्वलोकन का महत्व क्यों है भारत में, आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए कुछ बिंदु हैं। मैं शॉर्टकट लिख देता हूं। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता के लिए जरूरी है, संविधान की सर्वोच्चता के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका के पास क्या हो, रिव्यू करने की शक्ति हो, ताकि वो इसको सुनिश्चित कर सके बार बार कि कोई उससे ऊंचा तो नहीं है, कोई उसके विरुद्ध तो नहीं चला गया। फिर आता है शक्ति पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर जो है, शक्ति पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है कि भारतीय न्यायपालिका के पास ये शक्ति होनी चाहिए करने के लिए। फिर आप सीधे सीधे शब्दों में कह दो ना कि सर भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए, संघीय हमने जो फेडरलिस्टिक सिस्टम, ध्यान दें मैं यहाँ छोड़ में फेडरलिस्टिक बोल रहा हूँ, बट भारत में यूनियलिस्ट शासन है, ठीक है। संघीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। आप कहेंगे सर लोगों को कल्याण के लिए मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि जुडिशियल रिव्यू हमारे होना ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब इस महत्व के साथ साथ और हम किस बिंदु पर चर्चा कर सकते हैं, कहां से अपने प्रश्न आ सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर आ सकती है अब आपकी कि इसकी आलोचना हो सकती है, किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। तो अगला बिंदु क्या हो सकता है आपका, इसकी आलोचना। क्रिटिक,
क्योंकि देखिए ध्यान दें एक बात का, कोई भी व्यक्ति हो, सिद्धांत हो या अध्ययन हो, उसके सारे पहलुओं को आपको देखना चाहिए। इसकी आलोचना के बिना ये टॉपिक अधूरा है, ठीक है। अब आलोचना आप कहेंगे सर जुडिशियल रिव्यू तो बड़ी अच्छी चीज है, इसकी आलोचना आप क्यों कर रहे हो यार, आपको भी आदत पड़ गई ज्यादा ही मतलब बाल की खाल निकालने की, है ना। समालोचना, आलोचना से मेरा मतलब है समालोचना। देखो कई बार क्या हुआ है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे से देखने को मिले हैं। ये कई बार क्या करता है कि कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम करता है। ये जुडिशियल रिव्यू ने बहुत बार ऐसा किया है कि इसने कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम किया है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मैं इसको बिंदु में लिख देता हूं, अर्थात रूढ़िवादी बल की तरह काम करता है। रूढ़िवादी बल की तरह काम किया, इसका मतलब ये है कि इसने नई परंपराओं को या उदारवादी नई परंपराओं को स्थापित नहीं होने दिया, परिवर्तन को जल्दी से नहीं होने दिया रिव्यू की वजह से। क्योंकि संसद कोई कानून बनाकर परिवर्तन करना चाहती है, कोर्ट उस पर क्या करता है, रिव्यू कर देता है पुरानी चीजों को उदाहरण देके। जैसे मैं आपको बताऊं, कुन्ही कोमान विवाद था, केरल में एक भूमि सुधार आया था। एग्जाम्पल के तौर पे केरल भूमि सुधार अधिनियम जो थे उनको क्या कर दिया इसने, रद्द कर दिया। केरल भूमि सुधार, केरल भूमि सुधार एक्ट को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जबकि वो प्रोग्रेसिव एक्ट था, बढ़िया था, फिर भी उसने कर दिया, कोई बात नहीं। ऐसा ये घटना 1950-51 को हुई थी। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून को इन्होंने 1950-51 में क्या किया था, रद्द कर दिया। जमींदारी उन्मूलन कानून, ये भी एक उदाहरण है, इसको क्या किया, रद्द कर दिया। इसी तरह कोई और उदाहरण भी है क्या, बिल्कुल है सर। गोलकनाथ का बहुत बड़ा उदाहरण है। गोलकनाथ में इन्होंने क्या किया, गोलकनाथ 1967 में हुआ था। 1967 में गोलकनाथ विवाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब, गोलकनाथ वाद में क्या किया था इन्होंने, आपको ध्यान होगा, इन्होंने कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। कुल मिला के इन्होंने कहा कि संसद जो है मूल अधिकार जैसे किसी मामले में कोई उनको सीमित नहीं कर सकती, उनमें संशोधन नहीं। अरे भाई फिर प्रोग्रेसिव थॉट कहाँ है, यदि जरूरत पड़ी कभी उनको समाप्त तो छोड़ो, कभी सीमित करने की जरूरत पड़ी, जैसे जैसे आपका जो है राइट टू मनी है या राइट टू प्रॉपर्टी जो है, अर्थात संपत्ति का अधिकार, तो इसके तहत तो चैलेंज मिल गया। संपत्ति के अधिकार को वहां सीमित करने की जरूरत थी, जो बाद में किया भी गया, ठीक है। लेकिन संपत्ति के अधिकार जैसे प्रोग्रेसिव थॉट को ये मना कर देता है, ये तो बड़ा पीछे ले जाने वाली चीज है। इस तरह रिव्यू का हमने देखा बुरा प्रभाव भी हो सकता है। और बिंदु क्या है, कोर्ट द्वारा पहले जो निर्णय होते हैं कोर्ट द्वारा एक और भी चीज है, दूसरा क्या होता है, सबसे बड़ा चीज, रिव्यू के द्वारा विधि पर भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, विधि पर भ्रांतियां उत्पन्न। अब आप कहोगे सर कैसे, मैं समझाता हूं। देखिए वो अपने ही पुराने डिसीजन को नए डिसीजन से पलट देता है। तो एक आम आदमी सोचता है यार व्हाट शुड आई डू, दैट इज राइट और दोज इज राइट, वो सही था या ये सही था। एक पुराना निर्णय आता है, नए निर्णय से पिछले को फिर पलट देता है, फिर नया आता है फिर पलट देता है। तो वो अपने पुराने निर्णय पर रिव्यू के बार बार, इससे क्या होता है, विधि के बारे में विश्वसनीयता, विधि की विश्वसनीयता पर आम आदमियों को विश्वास उठने लगता है, भ्रांति पैदा होती है। ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, दोनों में कहा गया कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाद में कहा गया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, आगे फिर उसको पलट दिया गया। केशवानंद भारती में पलट दिया गया, लास्ट में इस विवाद का अंत हुआ कि भाई संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, वो ठीक है एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया। पर इस तरह के जो बैक टू बैक वो परिवर्तन करती है अपनी वर्डिक्ट में, तो इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वास्तव में एक हुचपुच की सी स्थिति आ जाती है। एक और चीज आती है, संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण वो कर जाता है कई बार। गोलकनाथ में किया उसने, गोलकनाथ संविधान हमारा कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो
जो है रिज्ड रहे, कभी भी वो उसमें ये नहीं है कि परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन गोलकनाथ में उसने क्या किया, संसद किसी में भी संशोधन नहीं कर सकती, उसकी संसद की संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया। इसका मतलब हम भविष्य की मांग के अनुसार तो वो संविधान में परिवर्तन कर ही नहीं सकती, संविधान के लचीलेपन का अंत कर दिया। कुल मिला के उसकी इलास्टिसिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, प्रोग्रेसिव जो उसका गुण है, वो उसने समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे भी नुकसान होता है, संवैधानिक अतिक्रमण कर लिया खुद ने ही। खुद रिव्यू के माध्यम से कई बार कोर्ट अपनी संवैधानिक स्थिति का खुद ही क्या कर जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं। ये बड़ी एक स्थिति। अब बात आती है संसद व कोर्ट के मध्य संघर्ष की स्थिति भी इनसे बनती है। वास्तव में जो किसी भी व्यवस्था के लिए हित कारक नहीं है, फायदेमंद नहीं है, मैं इसको बिंदुवार लिख देता हूं। इन रिव्यू से क्या होता है, संसद तथा कोर्ट के मध्य, कोर्ट के बीच किसकी स्थिति बनती है, संघर्ष की स्थिति बनती है। इसलिए हमारे यहाँ की जो रिव्यू है ना, उसको क्या किया गया है, उस पर उसको कटघरे में खड़ा किया गया है, उसकी आलोचना की गई। चलिए एक बार फटाफट वापस आते हैं और आपकी नंबर 1 स्लाइड से हम देखते हैं कि आज हमने किस किस चीज की चर्चा की। आज हमने इसके इतिहास को समझा कि न्यायिक पुनरावलोकन वास्तव में हमने अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है वो स्पष्टतः दुनिया की किसी भी संविधान में शामिल नहीं किया गया है शब्द, परंतु उसको पहचान के बाहर निकाला जाता है। इसका विकास धीरे धीरे होता है। विकास के क्या कारण थे, आपने कहा कि सर जैसे संघीय व्यवस्था सिस्टम को सुनिश्चित करना हो, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो, या फिर कठोर संविधान जहाँ पे होता है, वहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको परिभाषित किया जाए, उनके हकों को परिभाषित किया जाए कि ये राज्य के हक हैं, ये केंद्र के हक हैं, ये आम आदमी के हक हैं, और ये सरकार तुम्हारी लिमिटेशंस हैं। शासन भाई साहब आप इस लिमिट में रहना। तो इन सबको सुनिश्चित करने के लिए, इस दायरे को सुनिश्चित करने के लिए कोई एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना जो आपके दायरे को सुनिश्चित कर सके। इसलिए ये इन सब की आवश्यकता पड़ी। तो इसकी शुरुआत होती है वहां पे 1803 में एक केस आता है, मेडिसिन मालबरी केस में जॉन मार्शल को, न्यायाधीश जॉन मार्शल को जुडिशियल रिव्यू का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी के संदर्भ में आपने बात की हिंदुस्तान की, ये इसका हो गया क्लियर। कुछ सवाल जो हमने कही कि मेंस में सवाल आ सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है अमेरिका में असीमित अर्थ है, हमारे यहाँ सीमित है। हमारे यहाँ इसका अर्थ है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और अमेरिका में प्राकृतिक अधिकार व न्याय के सिद्धांत के साथ चलता है। अर्थात इसका मतलब ये निकल के आता है कि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की बात होती है, हमारे यहाँ जो है वो संविधान की सर्वोच्चता है। तो कंपैरेटिवली मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। इसी के साथ साथ आगे आपने समझा कि इसमें ये वास्तव में किस रूप में, अमेरिका में 2 गुण इसमें पाए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ ये इसमें केवल 1 गुण पाया जाता है। कानून निर्माण की सीमा और क्षमता का परीक्षण करती है, अर्थात केवल विधि सही है या नहीं है को नहीं देखती, विधि ने अपनी प्रक्रिया पूरी की कि नहीं की, वो विधि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, केवल इतना परीक्षण करती। तो भारतीय जो एक बार आईएएस प्रीलिम्स में सवाल आया था कि भारतीय न्यायपालिका इस अर्थ में यूके से भिन्न है कि, और फिर उसमें एक बिंदु दिया हुआ था, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बिल्कुल भिन्न है इस अर्थ में, क्योंकि ये हमने अमेरिकी संविधान से ली है, उससे बिल्कुल अलग है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित अनुच्छेदों में आपको देखने को मिलता है। विस्तार से व्याख्या जब टॉपिक की डिमांड होगी या बड़ा सवाल होगा उस पर हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर आपने देखा कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है। भाई मैंने बताया था संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इसका महत्व है। शक्ति पृथक्करण को या सेपरेशन ऑफ पावर को, अर्थात जो 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और संघ के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया है, उसको स्पष्ट परिभाषित करके उस स्थिति की सुरक्षा करने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी बॉडी हो, न्यायपालिका के पास कोई ऐसी शक्ति हो कि वो परिभाषित कर सके, उनको उनका दायरा दिखाता रहे, आईना दिखाता रहे कि देखिए भैया ये आपकी सीमाएं हैं। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो चाहे महत्व पर प्रश्न आए या किसी और बात पर, तो आप इसकी आलोचना पर आए या टिप्पणी पर या समीक्षा पर, प्रत्येक तरह के प्रश्न को आप आसानी से, अब आपकी जद में है। जुडिशियल रिव्यू पर ये हमारी एक संक्षिप्त परिचर्चा थी। अब मुझे यानी जितेंद्र यादव को यहीं पे इसके साथ कुछ और अगर बिंदु रह रहे हैं तो उनको देखेंगे। अब इसी के साथ मुझे यानी जितेंद्र यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।